आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कि आखिर सलमान नदवी पर गाज क्यों गुरी। सवाल यह कि मुल्क के सबसे पेचीदा मसले यानी कि अयोध्या तनाज़े को सुलझाने की जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, उसी के बीच ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक रुकन मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने भी नेक नियत और मुस्बत नजरिए से मसले के हल की कोशिश तो की और उसके तहत श्री श्री रविशंकर से मुलाकात भी की। इस पर कुछ सवाल जरूर उठने लगे कि माना कि मदनी साहब वो बोर्ड के मेंबर थे और दानिश्वरों में भी उनका शुमार है, लेकिन उन्हें मुल्क भर के मुसलमानों का रहबर आखिर किसने मुंतखब कर लिया, जो वो बोर्ड तक को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इतने अहम और पेचीदा मसले को हल करने के लिए न सिर्फ मुलाकात करने पहुंचे, बल्कि उन्होंने किस हैसियत से तमाम मुसलमानों की तरफ से फॉर्मूला भी दे दिया। ये सवाल उठ रहे थे कि लेकिन क्या इतने भर से नदवी साहब को बोर्ड से बाहर कर देना ठीक है। ये सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी उठ रहा है इसी के साथ साथ। इसीलिए सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर है कि मान लिया जाए कि नदवी साहब ने शायद बोर्ड से इसकी इजाजत लिए बगैर ही बोर्ड के रुकन की हैसियत से ही मामले पर मुलाकात की। मान लिया जाए कि बोर्ड को इससे एतराज हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से उन्हें बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा देना ठीक है? क्या नदवी साहब की नीयत पर शक करना ठीक है? क्या नदवी साहब की बात पर वाज़ेह तौर से बयान जारी करके ना इत्तेफाकी जाहिर कर देने भर से बोर्ड का मौकिफ साफ नहीं हो गया था? फिर क्यों बोर्ड ने ऐसा कदम उठाना जरूरी समझा? आखिर क्यों बोर्ड ने खुद सुलह के रास्ते पर आगे वो नहीं बढ़ रहा है और ना ही किसी और को बढ़ता हुआ देखता दिखाई दे रहा है? आखिर क्यों सलमान हुसैनी पर गाज गिराई गई? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। बीती 8 फरवरी को अयोध्या तनाज़े पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही थी, तो दूसरी तरफ समाजी सतह पर मसले का हल निकालने की कोशिश के तहत श्री श्री रविशंकर के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना सलमान नदवी ने मुलाकात की और मस्जिद शिफ्ट किए जाने का फॉर्मूला भी पेश कर दिया। लेकिन बोर्ड ने अब इसी बात पर मौलाना नदवी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो खुद बोर्ड पर ही सवाल खड़े करने वाला दिखाई दे रहा है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। मुल्क बच जाए, मुसलमान कुर्बानी देने को तैयार है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हूँ, मैं शरीयत पर अमल करता हूँ, शरीयत के तहत फैसला चाहता हूँ और शरीयत में मस्जिद मुंतकिल करने का ऑप्शन है। इन्हीं बातों और फॉर्मूले के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना सलमान नदवी ने श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की थी। सुलह और समझौते की इस पेशकश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बेचैनी पैदा हो गई। श्री श्री से उनकी मुलाकात से खफा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी और हैदराबाद में बोर्ड की मीटिंग भी हुई। बोर्ड मीटिंग में नदवी के फार्मूले को सिरे से खारिज कर दिया गया और बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने मौलाना नदवी को निकाले जाने की इत्तला भी आम की। कमेटी ने ऐलान किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने रुख पर कायम रहेगा कि मस्जिद को ना तो गिफ्ट किया जा सकता, ना बेचा जा सकता और ना शिफ्ट किया जा सकता। हमारा ये मुत्तफ़क़ा स्टैंड है और सलमान नदवी साहब भी उसके सिग्नेटरी है उस स्टैंड के। उन्होंने उसके खिलाफ जाकर बात की है पब्लिकली और उस पर वो इसरार भी कर रहे हैं। और उन्होंने मीटिंग के बाद, हमारी आमला की मीटिंग के बाद प्रेस को जाके एक तरफा स्टेटमेंट दिया, ब्रीफ दिया और गलत सलत बातें कही है। इसके बुनियाद पे बोर्ड ने उनकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया। And about Babri Masjid, it was clearly said that once a masjid is built, till eternity that will be a masjid, and there will be no compromise as far as the Babri Masjid issue is concerned, and people who compromise on a masjid issue will be answerable to the Almighty Allah Subhanahu wa Taala. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैदराबाद में 3 रोजा मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग में शामिल होने मौलाना नदवी भी हैदराबाद गए थे और उन्होंने इल्जाम लगाया कि बोर्ड मीटिंग में उन्हें जलील किया गया।
उनकी तौहीन की गई। उन्होंने कमाल फारूकी और कासिम रसूल इलियास पर इस जिल्लत का इल्जाम लगाया और तानाशाही का भी बोर्ड पर उन्होंने इल्जाम आया। तालबा रख दिया कि मौलाना सलमान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अरे अभी तो मेरी बात नहीं हुई, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? तो मुझे जो महसूस हुआ वहां पर कि 3, 4, 5 आदमियों को तैयार रखा गया था कि वो अटैक करें, डैमेज करें, ताकि मैं रिएक्शन में आऊं। मैंने कहा कि भाई मैं किसी रिएक्शन में नहीं आ रहा हूं, जो फैसला करना है खुशी से कीजिए। अयोध्या तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में 14 मार्च को अगली समाअत होने वाली है। कोर्ट से बाहर आपसी बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश फिर तेज हो गई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मौकफ पर अड़ा हुआ है। इधर सलमान नदवी को बोर्ड से बर्खास्त किया जा रहा था, उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरजमीन हिजाज यानी यूएई में मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे और खादिमैन हरमैन शरीफैन के अकरबा तालियां बजाकर इस्लामी रवादारी का सबूत पेश कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि शरीयत का निफाज कहां हो रहा था, इधर या उधर? कवानीन इस्लामी पर अमल कहां हो रहा था, इधर या उधर? शरीयत मोहम्मदी की ज्यादा जानकारी कहां है, इधर या उधर? उधर जो भी होता है बात इधर जरूर आती है, लेकिन इधर की बात उधर जाती है, ये कहा नहीं जा सकता। अगर उधर पूरी बात पहुंचाई जाए तो शायद मंदिर के मसले को हल करने का कोई रास्ता निकल सकता है। बहरहाल इधर उधर करने वाले बात को अपनी मर्जी से बढ़ाते और उछालते हैं। शरीयत की पासदारी कौन करता है? आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो कई तरह के मसले मसाइल हैं और वैसे भी मुल्क का जो सबसे पेचीदा मसला है उस पर कई तरह से बातचीत की कोशिश हो रही है और अलग अलग फरीकैन, अलग अलग लोग जो हैं अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पेचीदा मसला है वो हल हो जाए। कोर्ट के बाहर भी अगर इसके पेचीदा मसले के हल का कोई भी रास्ता है तो क्यों ना इस पर गौर और फिक्र की जाए, और अगर शरीयत भी किसी तरह से किसी बात की इजाजत देती है तो उस पर भी, यानी कि शरीयत कर भी हर पहलू पर गौर और फिक्र करनी चाहिए। तो क्या वाकई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं ना कहीं अपने ही एजेंडे पर अड़ा हुआ है और अपनी जिद पर अड़ा रह करके अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर उनका एक रुकन जाता है और बोर्ड उससे नाइत्तेफाकी जाहिर कर देता है तो बात वहां से क्लियर थी, लेकिन उसके बाद आखिर मौलाना नदवी को बाहर करने की वजह क्या थी? आखिर उन पर एक्शन लेने के पीछे क्या वजह थी? तमाम तरह के सवाल आते हैं और तमाम पहलू हैं। उन सभी पहलुओं को हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तर्जुमान आनंद साहू जी, इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो कि तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के, इसके अलावा हमारे साथ मिन्नत रहमानी सी हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और प्रोफेसर खालिद अलवी साहब मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और असद खान फलाही साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। और कुछ ही देर के अंदर सीनियर वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर महमूद पराठा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हें भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। और इसके अलावा खुद मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब से भी हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे इस बातचीत के दौरान। हमारे साथ जो बातचीत का पैनल जुड़ा हुआ उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और असद खान फलाही साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं क्योंकि इस्लाम की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में चीजों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बोर्ड एक मौकिफ लेकर के आगे बढ़ रहा है और यह कह रहा है कि मैं अपने मौकिफ पर कायम हूं। फलाही साहब अपनी तरफ से माफ कीजिएगा, नदवी साहब अपनी तरफ से लेकर के आगे बढ़ते हैं बात और उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। लेकिन क्या शरीयत जो है इसकी इजाजत देती है? क्योंकि यह बात कही जा रही कि हंबली मसलक के हैं वो, और उन्होंने अपने मसलक के लिहाज से बात की थी कि जब बात बड़े और छोटे नुकसान की हो तो छोटा नुकसान बेहतर है, बड़ा नुकसान नहीं होने देना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या जो उनका स्टैंड है वो सही है या उनको जो निकाला गया है वो उस पे बात की जाए? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि शरीयत के लिहाज से जो उनका फॉर्मूला सामने आया था मस्जिद शिफ्ट करने का, उस पॉइंट को जरा आप क्लियर करें, शरीयत की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में। देखिए, इस मसले पे मैं और पहले भी बोल चुका हूं कि सिर्फ हमली मसलक के अंदर इस बात की इजाजत दी है कि आप मस्जिद को कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरी तमाम मसलक के अंदर, मसालिक के स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर, आप ना तो मस्जिद की जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ना उसको गिफ्ट कर सकते हैं, ना किसी और तरीके से आप उसको कहीं और मूव कर सकते हैं। ठीक है। मौलाना सलमान नदवी साहब ने जो
तजवीज रखी, जो सजेशन दिया था, वो मुल्क के हालात को देखते हुए दिया था कि अगर खुदा न खास्ता ये हमारे हक में फैसला आता है, तो जिस तरह आज देखिए आप दूसरे चैनल्स पे जिस तरह स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं कि अगर होगा तो हिंसा होगी, कम्युनल राइट्स होंगे, ये होगा, डराया जा रहा है दोनों ही तरफ से। तो उन चीजों को देखिए, इंसानी जान की वकार और उसकी इज्जत जितनी ज्यादा इस्लाम ने दी है उतनी ज्यादा किसी और आपको मजहब में नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा है कि अगर एक मासूम इंसान का कत्ल हुआ तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। उसको देखते हुए उन्होंने एक तजवीज रखी। उसके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आमिला जो कहलाई जाती है वर्किंग कमेटी, उसके सामने उनको पेश किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी, अपना स्टैंड रखा। उसके बाद उनके यहाँ उस स्टैंड पर वोट हुआ कि आप के इस स्टैंड के साथ कितने लोग साथ में खड़े हैं। उसमें से अक्सरियत ने, मेजॉरिटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तरदीद कर दी उनके इस प्रपोजल को। ठीक है। फिर उससे उनसे कहा गया कि अब आप इस स्टैंड को वापस ले लें, बैक ऑफ आ जाएं अपने स्टैंड पर, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो मौक़िफ़ है उसी पर आप भी आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैंने जो एक स्टैंड लिया है मैं उसके साथ रहूंगा ही। तो जब आप इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बीट आप छोड़ दीजिए इस वक्त मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, किसी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहां उस ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एजेंडा हो, उस एजेंडे के साथ कोई साथ चलने को नहीं तैयार होगा तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। वहां पर आप इस्लाम और शरीयत की बात नहीं लाएं, वहां पर तो आप एक उसकी जो अपने उसके दस्तूर होता है, उसके जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसके बिल्कुल। तो ठीक है, उस इदारे के अंदर और उस तंजीम के अंदर की चीजों को आपको मानना होगा, और अगर आप उसके साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको बाहर किया जाएगा। और यहां पर भी यही हुआ। हमारे साथ महमूद पराचा साहब जुड़ने की हम उनसे कोशिश कर रहे हैं, जरा इससे भी हम उनका भी स्टैंड लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक तरह से सियासत भी हो रही है, और मौलाना नदवी साहब पर भी कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी की भाषा बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा है आनंद साहू साहब? देखिए, मुझे लगता है अगर मुल्क के भाईचारे के लिए और मजहब की सबकी खुशहाली के लिए अगर उन्होंने अपना अगर दिले जहां से अगर उन्होंने बयां किया कोई बात, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए था। अगर कोई देखिए वक्फ बोर्ड है या कोई शरिया है या किसी भी एक बॉडी है, मुझे लगता है आज अगर उस बॉडी के अंदर में वर्किंग कमेटी कोई भी बनाता है, ठीक है, अगर उसमें कोई राय देता है कि नहीं मेरा राय ये है, और उस राय के केवल राय देने से उसको बाहर का रास्ता दिखाना शायद बहुत ज्यादा ही अनडेमोक्रेसी है। अगर आप नहीं तो या तो आप ये कर लीजिए कि आप अपने घर के ही लोगों को सबको रख लीजिए जो आपके जबान बोले, सारे के सारे जो आप कहें वही करें, फिर दूसरी कमेटी की भी जरूरत नहीं है। नहीं साहू साहब, इसको मेरा ये कहना सुन लीजिए, एक राय देना इस एंगल से देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेट एजेंडा, सुन लीजिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं कतई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। ये कोई प्रधानमंत्री जी भी जो चाहते हैं तो सबकी खुशहाली चाहते हैं, हो या ना हो, आप नहीं कर रहे हैं। कोई किसी कम्युनिटी, सुन लीजिए, गुजरात में मैं एग्जांपल देता हूँ, सलमान नदवी साहब को मौका दिया गया था, वो तोड़वाया। सलमान नदवी साहब को सुनिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं आप देखिए, फिर यही दिक्कत होता है जब मैं आपको सुना 2 मिनट आप अपनी पूरी बयानबाजी की, आपने उसके बाद आप, मैं जब बोल रहा हूँ आप कूद पड़े। अभी मैंने आपका कोई विरोध भी नहीं किया ज्यादा, मैं बीच का बता रहा हूं, एक अपना वक्तव्य रख रहा हूं कि भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर एक नागरिक को अपना बोलने का संवैधानिक अधिकार भी है। ये तो पॉइंट आगे और आप ये गलत वोट कर रहे हैं ना, मैंने तभी तो क्या, देखिए बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो है वो आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होने के साथ नहीं रहती। जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, नागरिक है वो, नागरिक ये चाहता है कि भारत में भाईचारा बढ़े। मतलब और सुन लीजिए, यही कारण है, कह रहे हैं, सुन लीजिए, अगर आप कभी पार्टी लाइन के बाहर भी रहते हैं, अगर आप किसी तरह से पार्टी लाइन के बाहर जाकर के भी बयानबाजी करते हैं तो आप पर एक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी यही है, इसीलिए बहुत बार नहीं हुआ है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है। और एक बात बताऊं, एक बात जोड़ता हूं, उसके बाद आप पूरी बात। गुजरात में बहुत सारे मंदिर जो है रास्ते में आ गए, तो विकास का जो दौर चला उसमें हजारों मंदिर को भी तोड़वा दिया गया। अब मस्जिद देखो, हजारों मस्जिद है, उसमें विवाद है, तो अब वो नहीं टूटेंगे क्या? बहुत टूट रहे हैं,
तो आप बोल रहे हैं कि शहीद हो गए। कौन सा मस्जिद होता है जो शहीद हो जाता है? ये कहीं लिखा है कि वो अपने आपके उसमें कहीं लिखा है कुरान में? नहीं लिखा। देखो ये भावना को भड़काने के लिए लोग एक दूसरे को इस प्रकार का बयानबाजी आपने कर लिया। अब मैं सुनिए, देखिए मैं जवाब दे दूंगा, मस्जिद को बीच में लाए। मैं आ रहा हूँ बाकियों के पास है, मैं उस पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं। लेकिन साहू साहब फिर मैं यही बात कह रहा हूं कि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना नदवी पीएम मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अगर ये बात हो रही है तो सियासत तो हो गई। क्या ऐसा है? बस हाँ या ना में जवाब दे दिए ना बस। मैं कहता हूं क्या ओवैसी जी जिस प्रकार से आप इनको बाहर कर दिए, वो कितने बार मुसलमानों को इतना जो है तराजू में लेके तौलते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। उनको कौन सा अधिकार है जो सबको 1 मिनट में बेच देते हैं, 1 मिनट में खरीद लेते हैं? वो कौन से, उनको कौन सा ईश्वरीय इतना ताकत है कि सबको जो मर्जी कहेंगे वही फाइनल है? अगर इतना ही है बहुत जरूरी है तो आज सऊदी कह रहे हैं और का जो हालात है लॉ बोर्ड में उसके जिम्मेवार सबसे ज्यादा ओवैसी है। मैं बाकी मेहमानों के पास भी आता हूं। भाटी जी, क्या वाकई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो बात कह रहे हैं साहू जी की डेमोक्रेसी नहीं है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात ये भी कि ओवैसी साहब के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई नदवी साहब पीएम मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं? उनको ये कैसे पता चल गया? मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं, नदवी साहब ने कहा कि मस्जिद शिफ्ट की जा सकती है, और अभी साहू साहब कह रहे हैं कि हजारों मंदिर गुजरात में शिफ्ट किए गए, तो इसका मतलब ये मंदिर भी शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, वहाँ रिसर्च हुआ है उसमें ये मामला अयोध्या में आपने अभी कहा कि हजारों मंदिर हटाए जा चुके हैं, तो इसीलिए हटाया जा सकता है। तो मस्जिद भी हटे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर। पहले कहा ये बात मैंने, मस्जिद भी हटे हैं, ऐसा नहीं है। अब आप सुन लीजिए, आपकी ये बहुत गलत आदत है, आप बीच में बोल। नहीं, आपने बोला तो इन दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में कह देना चाहिए कि हम दोनों तैयार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को दोनों चीजें शिफ्ट कर दो। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे विश्वास। फॉर्मूला देखिए, इस टेबल टॉक में तो अलग ही बात निकल रही है। जहां तक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सवाल है, आपने प्रश्न किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साहू जी जवाब देते हैं या कोई और देते हैं? मैं दे देता हूं। अगर विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता ये कह दे कि हम मंदिर को वहां से हटाने के लिए तैयार हैं, तो क्या विश्व हिंदू परिषद में बना रह सकता है? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अंदरूनी बहुत अच्छा सवाल किया, मैं जवाब देता हूं। संगठन का अंदरूनी मामला है, उनकी सोच के, आम सोच के विपरीत नदवी जी ने बयान दिया, उनकी सहमति के बिना दिया, तो संगठन तो कार्रवाई करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि या तो पहली बात तो यह कि आम सहमति के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा, ठीक है, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना सरकार की तरफ से। और जो बाहर जो कोशिश हो रही है, क्या वो भी संजीदा नहीं है? फितना पैदा किया जा रहा है आपस में, आपसी विश्वास को तोड़ा जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं या नदवी साहब मिल रहे हैं और अपना फॉर्मूला दे रहे हैं, ये भी संजीदा नहीं है क्या? कोई कोशिश, ये संजीदा बयान नहीं है। अगर नदवी जी संजीदा होते तो पहले वो अपने संगठन में सहमति कॉन्फिडेंस लेते, पहले अपने समुदाय में सहमति बनाते, फिर कोई प्रस्ताव रखते, ठीक है, या मोदी जी कोई ऐसा प्रस्ताव रखें, सम्मानजनक प्रस्ताव मुस्लिम समाज के सामने रखें कि आप हमारा मंदिर बन जाने दें, हम आपको ये प्रस्ताव रखते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। ठीक है, संजीदगी से पहल नहीं हो रही है। मिन्नत रहमानी साहब, झगड़ा हो नहीं, मैं बताता हूं, कनेक्ट नहीं होगा सर। देखिए, कनेक्ट हो जाएगा सर, मैं आ रहा हूं, क्योंकि देखिए फलाई साहब को भी जवाब देना है, मैं सबको कम से कम कंक्लूड तो करूं। लेकिन मिन्नत साहब, ये बताइए, हर तरफ से ये बात कही जा रही है कि संजीदा पहल नहीं हो रही है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या रहमानी साहब को बाहर किया? क्या ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना अख्तियार है कि वो रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है? क्या डेमोक्रेसी वाकई नहीं है वहां पर, और उनको बाहर करना, उन पर गाज गिराना ठीक नहीं था? अगर कोई फॉर्मूला उनके पास है तो उस पर क्या फिक्र नहीं होनी चाहिए थी? भले ही हम्बली मसलक में सही, लेकिन एक मसलक की इजाजत तो देता है। नहीं, देखिए, मुझे जहां तक लगता है, और कांग्रेस पार्टी के हैसियत से मैं आपको यहां जवाब देना चाहूंगा, बिल्कुल, कि यहां मसलक का मसला नहीं है। ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस बात में यकीन रखती है, और मुझे लगता है कि शायद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो भी इस बात पे यकीन रखती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। जहां तक सलमान नदवी साहब की बात है, तो सलमान नदवी साहब कोई आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से नहीं जुड़े हुए हैं। वो 2001 में सिग्नेचर कैंपेन हुआ था और वो एक मेमोरेंडम दिया गया था, और तभी से ये केस तो बहुत लंबा चल रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो अभी आकर के एक फॉर्मूला दे रहे हैं? आपको क्या नजर आता है? सबसे पहले क्या वजह नजर आती है? हमें वजह ये नजर आ रही है, सबका जवाब हमें वजह ये नजर आ रही है कि जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय पे यकीन नहीं रखता है, वो इस तरीके की बात करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके पर इशारा दिया कि उनकी कोई मजबूरी होगी।
तो क्या वजह है, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई उनकी कोई मजबूरी है, कोई हिडन ऐसी परेशानी जिसकी वजह से उनको आके मजबूरी में ये बात कहनी पड़ रही है? अब जब इस मुद्दे का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अभी वो उस संस्था पे आवाज उठा रहे थे, तो मैं साहू जी आपने अभी सही नसीहत दे रहे थे, आप जरा खामोश हो जाइए, अभी आप नसीहत दे रहे थे। आप भारतीय जनता पार्टी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब अरुण जेटली पर आपके सांसद कीर्ति आजाद ने आवाज उठाई थी, अरुण जेटली पर जब करप्शन का आरोप लगा तो उस वक्त आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? आप क्यों नहीं अरुण जेटली का इस्तीफा लिया? आपको पता ही नहीं है। नहीं, आपने अरुण जेटली का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आपके माननीय सांसद आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, करप्शन का आरोप लगाए थे। देखिए, कम से कम ये राजनीति करना, ऐसे संस्थाओं को मत कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ आप राजनीति आप गिरवा में झांक करके देखिए, आपको सर्वोच्च न्यायालय पे, आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे यकीन नहीं है क्या? आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे यकीन नहीं है? आप कह दीजिए, आप जनता को कहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानते, आपको सुप्रीम कोर्ट पर ट्रस्ट नहीं है, आप इस बात को मानिए। सर्वोच्च न्यायालय पर भारतीय जनता पार्टी यकीन नहीं रखती, आप मानिए, आप मानिए इस बात को, आप मानिए आप इस बात को। अगर आप ऐसे लोगों को ताकत देंगे, इसका मतलब है कि आप मानिए सर्वोच्च न्यायालय को आप सर झुकाते हैं। आप न्यायालय की बात को मानिए, आप इंतजार कीजिए फैसले का, फैसले का इंतजार कीजिए। सर एक एक करके ऐसे कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस के लोगों को आपको बता के आना चाहिए, ज्ञान लेके आना चाहिए। कपिल आप कैसे राजनीति कर रहे हैं? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सुन लीजिए, अरे ये कपिल सिब्बल नहीं, वहाँ राजीव धवन जी भी है, वहाँ दुष्यंत देव जी भी है। कपिल सिब्बल वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्पोक्समैन बनकर के नहीं बोल रहे थे, वो एक वकील के हैसियत से, चाहे राजीव धवन जी हो, चाहे दुष्यंत देव जी हो और आनंद साहू जी। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा। सर ऐसे बातचीत सर ठीक नहीं है। मैं अलवी साहब आपके पास आना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौटते हैं और फिर आपके पास लौटते हैं और बातचीत को आगे यहीं से बढ़ाते हैं। तो बात कई तरह की होती है। बात यह भी होती है कि इस पर सियासत हो रही है या नहीं हो रही है। बात यह भी होती है कि समाजी सतह पर इसका कोई हल निकाल लिया जाए, यानी कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे की, यानी कि अयोध्या तनाजे का हल। लेकिन सवाल यह है कि जब इस पर हल की कोशिश होती है और जब कोई भी फॉर्मूला सामने आता है तो तमाम तरह की मुखालिफत भी उसके सामने देखने को मिलती है और फिर बाद में मामला टाई टाई फिस होता है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला किसी को एक्सेप्ट नहीं होता दिखाई देता है। इससे पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और खालिद अलवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि देखिए, जहां सियासी बात शुरू होती है वहां पर तू मैं भी शुरू हो जाती है और एक तरह से बहस शुरू हो जाती है। क्या हम ये कहेंगे कि कोई एक ही इस पर सियासत कर रहा है? क्या ऐसा नहीं है कि सियासत तो सभी अपनी कर रहे हैं, लेकिन मसले का हल जो भाटी जी कह रहे हैं कि क्या संजीदगी से उसका हल तलाशा जा रहा है, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं इस पर? देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इसमें गुनहगार हैं, इसमें कांग्रेस भी इक्वली गुनहगार है। ये बात समझ के चलनी चाहिए कि शुरू में ये कहानी शुरू हुई कांग्रेस के जमाने में, और वो भी किसी आम आदमी के जमाने में नहीं, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में। ये कहा गया कि मूर्तियां प्रकट हो गई हैं और उन्होंने कहा कि स्टेटस को दे दो, यथास्थिति बना दो। उसके बाद इसके ताला किसने खोला? मस्जिद डेमोलिशन किसके जमाने में हुआ? बीजेपी को अगर इसका कुछ फायदा मिल रहा है तो वो तो ये समझिए कि फसल काट रहे हैं, ये बोई गई थी दूसरे लोगों ने। और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस पर हमेशा सियासत करती रहेंगी और कर रही है, ये हमें समझ लेने की जरूरत है। जहां तक श्री रविशंकर और सलमान नदवी का ताल्लुक है, देखिए, नदवी साहब के साथ तो बोर्ड ने ठीक किया है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको एक डिसिप्लिन मानना चाहिए, आप इंटरनली ये उठा नहीं। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये बात आप कह रहे हैं तो मैं ये समझना चाहता हूं और बाकी मेहमानों से भी कि यही वो मौलाना नदवी साहब हैं जो IS का समर्थन कर चुके हैं, उसकी हिमायत कर चुके हैं, चिट्ठी लिख करके भेजी थी। और मैं जानना चाह रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं इसमें जवाब दूंगा। मैं देखिए, सुनिए, इसमें मैं साहब मैं जवाब ले रहा हूं, सबसे ले रहा हूं। अगर उस वक्त ऐसे मामले में, तब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने नहीं आया और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर कार्रवाई हो जा रही है, क्यों? मैं खालिद साहब आपसे उसके बाद देखिए, एक तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तानों का नुमाइंदा नहीं है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया 3 तलाक के मामले में, मैं समझता हूं वो पढ़े लिखे लोगों को कहना भी नहीं चाहिए था। 10-15 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, इसके लिए कोई बहुत अहम बात मेरे ख्याल से ये नहीं है। लेकिन सलमान अगर वहां है तो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दूसरी बात, श्री रविशंकर के पास जाने का मतलब ये, श्री रविशंकर कोई फैसला नहीं
कराना चाहते, वो वहां मंदिर बनाना चाहते हैं। भाई फैसले की सूरत यह है कि मस्जिद वाले मंदिर वाले दोनों बैठे और फिर कुछ आप दबे कुछ मैं दबूं। वहां क्या श्री रविशंकर कह रहे हैं कि यहां मंदिर बना दो, मस्जिद हजरतगंज में बना दो, कनॉट प्लेस में बना दो। हिंदुस्तान में हजारों मस्जिदें हैं, मसला सिर्फ उस जगह का है। और सलमान नदवी साहब अगर इस मामले में सीरियस हैं तो उनको पहले मुसलमानों में जाकर राय बनानी चाहिए। ये तो बात हो गई, लेकिन सवाल जो बोर्ड की बात कर रहा हूं कि बोर्ड यहां पर तो एक्शन उन पर ले लेता है, लेकिन ऐसे कुछ मामले जब वो खत लिखते हैं, बाकायदा खिलाफत तस्लीम करने की बात तक कर देते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेता। क्या वहां पर भी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? बोर्ड की जिम्मेदारियां बहुत हैं शुरू से अब तक ये, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह नहीं निभाता। ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि बोर्ड ना हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुमाइंदा है और ना उसने ये हमेशा अपनी जिम्मेदारी। आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था ये एक मिसकंसेप्शन है कि उन्होंने ISIS की हिमायत की थी। मिसकंसेप्शन कैसे हो गया? उनका जवाब लूंगा, उनकी बात आ जाए उसके बाद आपके ही पास आ रहा हूं। उनका लेटर नेट पे अवेलेबल है, उनका जो उन्होंने बोला वो सारे अवेलेबल। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, उसमें वो ये पार्ट नहीं है कि हम आपकी खिलाफत तस्लीम करते हैं, इस तरह की बात नहीं है। नहीं, उन्होंने ये बल्कि उन्होंने इस्लाम की तलकीन करी कि इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं कि अब तुमने जो है मौसूल पे कब्जा कर लिया है, किसी शिया का कत्ल मत करना, किसी मासूम इंसान का कत्ल मत करना, तुम इंसाफ करना, तुम जस्टिस करना, इन सब चीजों के ऊपर बात की थी। सर ये बात भी कही थी, ये भी कहा था कि अब हमने आपकी खिलाफत तस्लीम कर ली, इसलिए कत्ल व गारत बंद कर दो। ठीक है, कत्ल व गारत बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कतन ये ठीक है, लेकिन उसमें कई तरह की बातें। मुझे मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा एक सही बात रखनी चाहिए सामने। अगर वो खत पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह का अगर खत है और मिसकंसेप्शन जैसा आप कह रहे हैं असद साहब, उसको भी क्या बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये साफ नहीं करना चाहिए? इस पर गौर फिक्र करते हैं। वहां पर तो बोर्ड खामोश नजर आया, वहां पर साइलेंट था बहुत ज्यादा। सर जी यहाँ बोर्ड के तरफ से उनको बचाने का कोशिश कर रहे हैं जब ISIS का मुद्दा आ गया, और यहाँ दूसरे मुद्दे में वो कह रहे हैं कि बहुत सही किया है, बोर्ड ने उसको हटा दिया। इस पर पहले से जवाब दीजिए, फिर मैं देखिए आप सुनिए ईमानदारी से बात साहब, बिल्कुल जस्टिस करना चाहिए। जब आप बोले इस तरह से आपने लेटर पढ़ा है, आपने वो लेटर पढ़ा? लेटर क्या आपने पूरा दुनिया पूरा विश्व में अवेलेबल है, क्या बोला है? हमने पढ़ा है, सब दुनिया ने देखा है। तो बताइए उसका कंटेंट। अरे वही उन्होंने कहा कि मुस्लिम खतरे में आ गया है, जाना चाहिए, ISIS को मदद करना चाहिए। देखिए डिबेट में आने से पहले होमवर्क करके आना चाहिए, होमवर्क करके आना चाहिए। ऐसी देखिए आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए साहू साहब, आपका एक गलत जुमला, एक आपका गलत जुमला हजारों लोगों के अंदर एंटरप्राइज कर सकता है। आप इस तरह की बातें ना करें, मेहरबानी मजहब, दोनों मजहबों को मिलाने की बात है। हम टॉपिक पर आते हैं, केवल मजहब को मिलाने की बात आई थी, मस्जिद शहीद होने के ताल्लुक से भी बात आई थी। आप उस पॉइंट को ये गलत है। उस पॉइंट कह रहा हूं, हम इधर पॉइंट पर आ जाए। मैं उस पॉइंट को इस तरीके से बयान करना चाह रहा हूं साहू साहब कि अब ये मसला सिर्फ मस्जिद और मंदिर का नहीं रहा है, ये मसला रह गया है कि बहुसंख्यक लोगों के बीच में जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी रह रही है, उनकी इज्जतों, आबरू, जान, माल और संपत्तियां महफूज हैं या नहीं है? आप सुनिए, अब आप देखें साहू साहब, आप साहू साहब पूरी बात नहीं रखने दे रहे, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था ना, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था ना। चले जाइए, देखिए जाके देख के आइए वहां हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है, आपको पता है ही नहीं। हिंदुस्तानी और जाके अरब कंट्री में देखिए, जाके आप मेरी बात हमारे मुस्लिम भाइयों, आप मेरी बात पर सवाल होने दे रहे, आप मेरी बात पूरी होने देंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब ये सिर्फ मसला मस्जिद और मंदिर का नहीं रह गया है, ये रह गया। आप आगे चल के कल माइनॉरिटी की किसी और चीज को लड़ाइयाँ हो रही है अरब कंट्री में, देखिए हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, अगर हमारे पास हमारी जमीन किसी और ने कब्जा कर भी ली है तो हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही जाना चाहिए। जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ब्लैक डे के तौर पे जाना जाएगा। इतिहास इस बात को याद रखेगा, जब आप जैसे लोगों ने संविधान को ताक पे रख के, देश के संविधान को ताक पे रख के और लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेके बाबरी मस्जिद को शहीद किया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं आपकी आस्थाओं का सम्मान करता हूँ, मैं आपकी आस्थाओं का सम्मान करता हूँ, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि दूसरे लोगों के पास भी भावना पता ही नहीं है। यहाँ जो आपकी भावना का रेलवे स्टेशन में जाके देखिए, 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, हम मस्जिद है, दुनिया का कोई जगह जाके दिखा दीजिए जहाँ 1 नंबर में नहीं दे रहे मस्जिद होगा। ये है भारत, सुन लीजिए, आपको कुछ पता ही नहीं है इसका मतलब क्या। हम टॉपिक से भटक रहे हैं।
क्या फायदा? हमको टॉपिक पर रहना, बोलने नहीं दिया बात कर रहे हैं। मैं आपको पूरा सुना, जब मैं बोलता हूं आप बीच में आ जाते हैं, ठीक है, ये गलत है। मिन्नत रहमानी साहब, देखिए साहू साहब, आप वो चिट्ठी उन्होंने क्या लिखा नहीं लिखा, अभी तो हर 10 दिन पे आपके मंत्री तक बोलते हैं कि यहाँ से लोगों को पाकिस्तान भेज दीजिए, चुनाव जीतेंगे लोग पाकिस्तान में पड़ाके जाके फोड़ेंगे। तो जरा कभी कम से कम इतनी हिम्मत तो कीजिए कि ऐसे लोगों को जवाब तो दीजिए। आप कार्रवाई मत कीजिए, हम तो खंडन करके दिखाइए। आप तो कीजिए, जो जहर उगल रहे हैं लोग दमाद बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए साहू साहब, आप लोग करते हैं, आप हम वो नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की शासन कर रही है, अन्याय नहीं कर सकते। आपको अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। आपके नेता, आपके लीडर, आपके मंत्री किस तरीके का बयानबाजी करते हैं, वो आपको देखिए। आज सीमा पे हर रोज सैनिक शहीद हो रहे हैं, सीमा पे हर रोज सैनिक शहीद हो रहे हैं। आप सिर्फ यही लफाजी करते रहेंगे, आपके बस की बात कुछ नहीं है। आप ना होकर के साहू जी सुन लीजिए, इधर की हो रही है और रोजगार तो नहीं दे पाए। ठीक है, मिन्नत रहमानी साहब और आनंद साहू साहब सुनने की हिम्मत तो रखिए आप, और आनंद साहू सर सैनिक शहीद हो रहे हैं, सुनने की हिम्मत रखिए, शर्म लाइए कम से कम। देश की सेना शहीद हो रहे हैं और आप यहाँ लफाजी कर रहे हैं। मिन्नत रहमानी साहब, आप पाकिस्तान भेजने की बात, आनंद साहू जी, आनंद साहू साहब, आनंद साहू साहब, ठीक है, खतरे में डाल दिया। ये मुल्क को रविशंकर से नहीं, मुल्क को किसी नदवी साहब से नहीं, मुल्क को ऐसी शख्सियत से, ऐसी विचारधारा से खतरे में, ठीक है, मिन्नत आपसे खतरे में। चलिए ठीक है, किससे खतरा किससे नहीं, हम उस पर ना जाकर के कम से कम इस पेचीदा मसले के हल पर बात कर रहे हैं, उस पर आते हैं। और राजकुमार भाटी जी, देखिए बात बार बार होती है और यही हो रहा है कि सियासत हो रही है, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत जब होती है तो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती है, और आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस पर संजीदगी से पहल नहीं हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है वो संजीदा नहीं है? आपको क्यों सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है वो नजर नहीं आता कि संजीदगी से है? श्री से अगर नदवी साहब मिलते हैं तो उसमें भी संजीदगी नजर नहीं आती, वजह क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हमें पूरा विश्वास है और पूरे देश की जनता को विश्वास रखना चाहिए, और ज्यादातर लोगों को है भी। अगर नहीं है तो संघ परिवार से जुड़े हुए संगठनों को नहीं है। वो कभी ये नहीं, उन्होंने एक बयान ये नहीं आया संघ परिवार की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हम उसे मानेंगे। ये हमेशा ये कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से बाहर फैसला होता है तो ये सचमुच इस देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लोगों के दिल मिले रहेंगे, आपस का प्यार बना रहेगा, मोहब्बत बनी रहेगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब दोनों पक्ष अपनी जिद छोड़ेंगे, अपना अड़ियल रवैया छोड़ेंगे। एक पक्ष को दबाने से कभी फैसला नहीं होगा। मैं साहू जी को भी सुनाना चाहता हूं और इनके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कबीले वालों के दिलों को मिलाओ सरदार, सरों को काटकर सरदारियां नहीं चलती। ये कबीले वालों के दिलों को मिलाने का काम करें। कबीले वाले अगर 2 कदम वो पीछे हटते हैं तो 1 कदम हमें कबीले वालों को जितना दिल मिलाया है, मैं तो कहूंगा आप देखिए इतना महत्वपूर्ण जहां दुनिया में चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, विश्व के सारे एक शब्द नहीं बोलता इस पे। प्रधानमंत्री जिन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोगों के प्रति दिया है, आप सबके बीच में क्यों बोलते हैं साहब? नहीं, ये कौन सी संस्कृति है? संस्कृति कौन सी कल्चर है? आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये मुद्दा, ये सऊद जी, ये मुद्दा बीजेपी और आरएसएस का पैदा किया हुआ मुद्दा नहीं है। इन्होंने इसको कांग्रेस का पैदा किया, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब। 1992 में 2000 लोगों को कत्ल करवा दिया भारतवर्ष में, खोला इसको दरवाजा करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इनकी बनती है। लेकिन इनका मुखिया बोलेगा नहीं एक शब्द भी, उन्हें चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं मुद्दा हल ना हो। क्यों? ये हम लोग चाहते हैं भाव बढ़े, नहीं, ये गलत है। झगड़े फसाद बढ़े, कोई जगह ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित हो सके। ये अपने वोट के लिए अपने इस देश को बांटना चाहते हैं, आपको ये राय देके बहुत ले जाना चाहते हैं, खुशी का अनुभूति हो रहा है। इतना त्याग नहीं करेंगे प्रकार का भड़काऊ बातें कह के लेकिन अपने एजेंडा थोप रहे हैं, ये कभी चलेगा नहीं, वो नहीं चलेगा। आज एजेंडा किसी का नहीं चलेगा। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को अमन चैन चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने के लिए तैयार है। पूरा दुनिया लोगों को रोजगार दे सुन लीजिए सर, दावा कर रहे 600 करोड़ वोट उन्हें मिले थे, ये आप और 800 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। आपको हजम ही नहीं हो रहा है। आप हजम, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, हजम का कोई गोली खा के कि प्रधानमंत्री जी का जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं थे लोग मंदिरों में आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं सर, आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो। आप इतना मत भूल करिए। चलिए ठीक है कि दुनिया के हर मुल्क में जय जयकार। खालिद अलवी साहब, मुझे ये बताइए
क्या वाकई हम अभी इस वक्त की सूरत हाल में ये देख रहे हैं, चाहे कोर्ट में मामले की समाप्त होने की बात हो या फिर जब इस तरह की बात होती है कि समाजी सतह पर इसका हल निकालने की कोशिश होती है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, जैसा भाटी जी कह रहे हैं कि एक तबके को दबा करके हल नहीं निकलता, तो क्या वाकई आप भी देखते हैं कि एक तबके को दबाने की कोशिश हो रही है और एक तबका अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये अगर साहू साहब जरा वर्बल टेररिज्म कम करें तो मेरी बात सुन लें। देखिए, ये अपना बयान वापस लीजिए। यहाँ वर्बल टेररिज्म नहीं है। हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई आगे नहीं है। आप मुस्तकिल बोले जा रहे हैं, उसे दुनिया का हर। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है, आनंद जी, साहू जी ये कह रहे हैं कि उनको बोलने दिया जाए, वो उनके कहने का मतलब ठीक है, ठीक है, लेकिन इस तरह के अल्फाज से बचे सर, मैं तो ये कहूंगा। डिबेट में तो ये जीत गए, लेकिन इन्हें ऐसा चाहिए कि पार्टी फोरम पर उठाएं ये बात कि चूंकि पार्टी कह रही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे 30 साल से, तो इस पे देखिए, जब 3 तलाक पे सर, मैं आ रहा हूं, खालिद अलवी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन हमारे साथ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन महमूद पराठा साहब भी जुड़ चुके हैं। महमूद पराठा साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है इस डिबेट में। और पराठा साहब, मैं आपके ही पास आ रहा हूं क्योंकि आप ही की कमी थी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौकिफ है वो साफ नहीं हो पा रहा था। मैं चाह रहा था कि आप अपनी बात रखें। आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि जब साफ तौर पर बोर्ड ने अपना मौकिफ क्लियर कर दिया और यह कह दिया कि सलमान नदवी साहब की बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते, अपनी नाइत्तेफाकी जाहिर कर दी, उसके बाद भी उन पर गाज क्यों गिरा दी गई, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखाना पड़ा? क्या इतने भर से काफी नहीं था कि आप ये कह दिया आपने कि हम सलमान नदवी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखते? इतना तो काफी था। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन की हैसियत से नहीं हूं, महमूद पराठा लॉयर की हैसियत से हूं। लेकिन सर, हम आपको रुकन की हैसियत से भी सवाल पूछेंगे सर। सऊद साहब पहले ही डर गए। आपका दूसरा किरदार भी है, वो इंपॉर्टेंट हो रहा है सर, वो भी मैं जानना चाह रहा हूं सर। लेकिन उस तो पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत से मैं कोई बात नहीं कहना चाहता यहाँ पे। देखिए, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि बाबरी मस्जिद का इशू भारत का संविधान चलेगा या यहाँ पे खाप पंचायतें चलेंगी या पंचायत चलेगी, उसका मसला है, और किसी चीज का इशू नहीं है ये। सबसे पहली बात समझ लीजिए आप। तो कोई भी बातचीत तब हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। उससे पहले कोई बातचीत करनी है तो सिर्फ एक बात पे हो सकती है कि बाबरी मस्जिद वहां पर दोबारा तामीर कब होगी। उसके अलावा कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर किया था और 5 जजों की बेंच की एक जजमेंट है। तो सर, ये बात जो आप कह रहे हैं पराठा साहब, जो आप ये बात कह रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा था, मैं एक सवाल छोटा सा था, जो आप ये कह रहे हैं कि अगर इसके अलावा कोर्ट के बात के अलावा अगर कोई बात ये होनी चाहिए कि मस्जिद कब बनेगी, क्या ये भी आप एक वकील की हैसियत से कह रहे हैं या फिर रुकन की हैसियत से कह रहे हैं? मैं वकील की हैसियत से कह रहा हूं। तो सर, फिर आप एक तबके की बात कैसे कह सकते हैं वकील की हैसियत से? तो फिर आप ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ समझ में आता है फिर अगर आप ये कह रहे हैं। कानून की बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है। मैं भारत के संविधान और कानून की बात कर रहा हूं। अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं अपनी बात को समझा सकता हूं। पूरी बात करें। हाँ, तो देखिए, यदि कोई मामला किसी अदालत में लंबित हो या पेंडिंग हो और उसके दौरान कोई भी पक्ष जो है, कोई भी इसमें जो एक साइड है वो कोर्ट के कंटेम्प्ट करके, बावजूद इसके कि कोर्ट ने यह कह रखा था कि वहां पे आप मस्जिद को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर उसको तोड़ देता है तो स्टेटस को एंटे टर्म होती है कि उस हालात को उस तरह से पेश किया जाए जो कि कोर्ट के जो हुक्म थे उससे पहले, उसको तोड़ने से पहले जो माहौल था उसको दोबारा क्रिएट किया जाए। ये स्टेटस को एंटे की बात जो है, कोई भी कोर्ट उससे पहले उसके आगे नहीं बढ़ता है। पहले वो ये कहता है कि मेरी हुक्म उदूली हुई है, पहले तुम उस हालात में दोबारा पहुंचो सब, दोनों पक्ष। तो ये एक कानूनी पक्ष है जिसको शायद हमारे जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से अभी मजबूती के साथ तो ठीक है पराठा साहब, ये अच्छी बात है कि चलिए आप कानूनी पहलू बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि फिर ये जो समाजी सतह पर बातचीत की बात होती है, फिर ये सलमान नदवी साहब चले जाते हैं श्री रविशंकर से मुलाकात करने के लिए, या फिर अब नदवी साहब ये कह रहे हैं कि वो तमाम साधु संतों से मुलाकात करेंगे, तो फिर ये कोशिशें बंद हो जानी चाहिए।
लेकिन हर कोई कहता है कि समाजी सतह पर भी बातचीत की कोशिश होनी चाहिए। इससे ऐतराज क्या है? कानून अपना काम करे, समाज की तरफ भी तो अपनी कोई जिम्मेदारी है। समाजी सतह पर यह हल हो रहा है या कोशिश हो रही है, तो क्या कोशिश नहीं होनी चाहिए आपकी नजर में? तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा फिर? सर वो तो अपना काम, सर उसकी, सर कोई पिटीशन डाल करके अपनी बात वापस तो नहीं ले रहा, कोई अपनी पिटीशन वापस तो नहीं ले रहा सर, मुकदमा वापस तो नहीं लिया जा रहा। उधर अपना काम, कोर्ट अपना काम कर रही है, समाजी सतह पर अपना काम हो रहा है। जो मैं ये जानना चाह रहा हूं। पहले आप वक्फ लैंड का कॉन्सेप्ट, मस्जिद और वक्फ लैंड का कॉन्सेप्ट जो कानूनी है वो समझ लीजिए आप। वक्फ लैंड और मस्जिद अल्लाह की मिल्कियत होती है, ये हमारा कानून कहता है। ये कोई बोर्ड या मजहबी बात नहीं है, ये हमारा कानून भी इस बात तो इस्तेमाल इसको मानता है कि ये अल्लाह की जमीन है। तो इस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस पे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। एक बात। दूसरा, सलमान नदवी साहब के ताल्लुक से मैं बताता हूं कि हमारे बहुत सारे उलेमा आरएसएस के टच में हैं और उनके पेरोल पे हैं। सलमान और वक्त पे वो अपना नकाब उठाते हैं। सलमान नदवी साहब ने पहले आईएसआईएस की समर्थन किया। तो और आरएसएस के एजेंट है क्या सलमान नदवी साहब? आपने ये बात कही सर, मैं इस पर जरा जवाब दूंगा और तमाम लोगों पर। वक्त पे हटाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो क्या सलमान नदवी साहब के चेहरे से नकाब हट गया और वो आरएसएस के एजेंट हैं? एक बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। ब्रेक के बाद इसी पर बातचीत। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और साहू साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, आनंद साहू जी, लेकिन बहुत मुख्तसर से टू द पॉइंट जवाब चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है और सभी को मुझे कंक्लूड करना है। पराजा साहब ने साफ तौर पर कहा कि पर्दा वक्त वक्त पर लोगों के चेहरे से उठता है और साफ इशारा किया कि सलमान नदवी साहब जो है वो आरएसएस के एजेंट हैं और अब साफ हुआ है। क्या ऐसा है? बहुत शॉर्ट देखिए, अगर टू द पॉइंट सर जवाब। नदवी साहब जो हैं, अगर ये इनका बयान सुन रहे होंगे तो पहले तो इनको मुझे लगता है तुरंत नोटिस भेजना चाहिए और प्रमाणित करना चाहिए कोर्ट के माध्यम से इनका बयान को कि कहां पर आरएसएस के वो नुमाइंदे हैं। और दूसरी रही बात, जो इनकी बयान ना करे, इनकी जो बड़ाई ना करे, यानी इनके जो तारीफ ना करे, ठीक है, इनके साथ ना चले वो आरएसएस के, तो ये तो बहुत खुशी ऐसा नहीं है यानी कि भारत के अगर मुसलमान बंधु हमारे जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो उनको अगर ध्यान आ गया कि किस तरह से उनके एक्सप्लॉयटेशन हुए हैं, ठीक है, भाटी जी के नाम पर, भाटी जी, तो हो सकता है पराजा जी ने जो सारी बातें कही और आरएसएस का एजेंट के तौर पर भारत के राष्ट्रवादी हो गए, उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है साहू जी, मैं बाकी लोगों को भी कंक्लूड करना है। एक बात खाली साहू साहब, नहीं सर, लास्ट 2 मिनट है इसलिए मुझे सबको कंक्लूड करना है सर। साहू जी, मैं माफी के साथ साहू साहब मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, मेरी मजबूरी भी समझिए ना सर, और सब लोग हैं। जिस तरह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है और शांति सद्भावना की बातें की हैं, उसी तरह हमारे हिंदू पक्ष की तरफ से भी कुछ लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अगर बाहर फैसला नहीं कर सकते हैं तो दोनों पक्षों को अपने अपने समुदायों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उसे दिल से मानो, उसके बाद कोई दंगा फसाद, यानी सारी कोशिशें बंद कर दी जाए। बाहर जो बाहर कोशिश हो रही है, दोनों बातें कही, दोनों बड़ा दिल दिखाएं, ठीक है, और बाहर फैसला हो सकता है। असद खान फलाही साहब, जो बात पराठा साहब कह रहे हैं, मैं उसी पर आपसे भी वही सवाल है। देखिए, पराचा साहब तो यहाँ तो एज अ स्पोक्स पर्सन थे नहीं, वो मुस्लिम पर्सन, उन्होंने एक कानून की बात करी। मैं तो इस बात भाटी साहब पराचा साहब आपके पास मैं भाटी साहब की बात को कहूंगा कि वाकई अभी हमें जरूरत है लोगों की तरबियत, उनको तलकीन करने की कि कोई भी किसी के भी हक में कोई भी फैसला आए, हम कानून का, संविधान का सम्मान करेंगे और अपने ये एजुकेट करने की जरूरत है, लोगों की मानसिकता को ऐसा प्रिपेयर करने की जरूरत है। डायलॉग है यानी कि आउट ऑफ द कोर्ट बातचीत की कोशिश होनी चाहिए। माय पर्सनल ओपिनियन, तो मैं यही कहूंगा कि इसका सबसे बेहतरीन फैसला जो सुप्रीम कोर्ट देगा वो आपसे बैठ के भी नहीं हो सकता। मिन्नत रहमानी साहब, बहुत शॉर्ट कमेंट आपका। नहीं, निश्चित तौर पे हम लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, और जिस तरीके से कम एक पार्टी और जो सत्तारूढ़ दल है वो जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रही है, सिर्फ पार्टी ही नहीं, इंतजार करना चाहिए, लेकिन आरएसएस का एजेंट करार देना इस तरीके से क्या ठीक है सर? नहीं, ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन सलमान साहब के साथ जो हुआ है, किसी भी संस्था में अगर ऐसे लोग रहेंगे तो कहीं नहीं, ये जो तमाम बातें, और आपने कहा कि बोर्ड ने अपनी तरफ से ठीक किया, उनको निकाल करके, तो अपने प्लेटफॉर्म पर इस बात को कर सकते थे। इस तरह से कहना ठीक है आप जो है? नहीं, देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ आरएसएस के एजेंट है नहीं, लेकिन ये मैं आप बिल्कुल जानता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत सारे मेंबर्स श्री रविशंकर के टच में हैं।
दूसरी बात ये मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर मस्जिद जीत भी जाए तो वो जमीन मुश्किल से मिलनी है हमें, और ये जो गुंडागर्दी करके पूरा मस्जिद डिमोलिश हो सकती है। मैं 10 सेकंड मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए मैं जल्दी से पराठा साहब से भी उनका कमेंट चाह रहा हूं, बार बार हाथ उठा रहे हैं। पराठा साहब 10 सेकंड में अपनी बात रखें, और मैं ये चाह रहा हूं, मैं उम्मीद ये करता हूं कि जो आपने कहा था कि चेहरा उठा है वो भी शायद आपने वकील की हैसियत से नहीं बल्कि कम से कम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन की हैसियत से कहा होगा। 10 सेकंड में सर बात नहीं कहा, और ऐसे बहुत पर्दे उठेंगे। चलिए ठीक है, और भी बहुत पर्दे उठेंगे तो देखते हैं। भारत का संविधान है, भारत का संविधान की ये सीधी भारत के संविधान के खिलाफ बात है कि ये कौन सा न्याय है कि एक आदमी डराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, ठीक है सर, हुक्म के बावजूद मस्जिद तोड़े। चलिए, सलमान नदवी साहब हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं, बहुत देर से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरी मोमेंट है, लेकिन सलमान नदवी साहब बहुत इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम पर। सर बहुत तरह की बातें तो हुई हैं, मैं बहुत ज्यादा बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी हमारे साथ महमूद पराचा जी हैं, वो जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चेहरे पर से आपके पर्दा उठ गया है, एक तरह से आप शायद आरएसएस के एजेंट हैं और वो अब वाज़े तौर पर साफ हो चुका है। क्या रिएक्शन आपका इस पर? मौलाना सलमान हुसैन नदवी साहब। चलिए, अफसोस की हुसैनी नदवी साहब से जवाब नहीं मिल पाएगा, शायद राब्ता होने में कोई दिक्कत हो रही है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो तय है कि कम से कम मसले का हल निकलना बहुत जरूरी है, रास्ता क्या होगा यही खोजना है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।